हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में अच्छी तरीके से लगे होंगे। साथियों, जैसा आप सभी को पता है, हमने अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद एपी सर पर पॉलिटी की सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें हमने अपना बेसिक पार्ट कर लिया था, जिसमें हमने संविधान एवं राज्य व्यवस्था को जाना था कि संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। ये हमारा बेसिक टॉपिक था, जिससे काफ़ी हद तक बहुत ही क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक है जी। और अपना अब अगला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। ये अपना न्यू टॉपिक है, लेकिन इससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। सरकार के अंग, सरकार के अंग क्षैतिज विवरण के आधार पर क्षैतिज विवरण के आधार पर सरकार के कितने प्रकार के अंग हैं देख लेते हैं हम। 3 प्रकार के अंग हैं। कौन कौन से? नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। ठीक है जी। विधायिका, विधायिका क्या है? विधायिका का केवल एक ही काम है, नियमों को बनाना। विधि या कानून या नियम को बनाना। जबकि कार्यपालिका का काम है नियमों को लागू करना, कानूनों या विधि को लागू करना। जबकि न्यायपालिका का कार्य है विधि या कानूनों का व्याख्या करना, विधि या कानूनों की व्याख्या करना या न्याय देना। आए समझ? विधायिका, विधायिका का काम है नियमों को बनाना। जैसे हमने पार्लियामेंट देखी अपनी, पार्लियामेंट में क्या होता है, अपना लोकसभा और राज्यसभा बैठती है। ठीक है जी। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं। ये क्या करते हैं? नियम बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, जिसमें राष्ट्रपति जी अपने क्या करेंगे? सहमति देंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर के बाद वो क्या बन जाएगा? अपना कानून। आया समझ में? तो जो कानून बना रही है वो कौन बना रही है? विधायिका। और जब ये कानून बन के तैयार हो जाएगा, उसको इंप्लीमेंट कौन करेगी? कार्यपालिका। आया समझ में? और अगर इसमें कुछ त्रुटि है या इसकी जांच, इन नियमों और कानूनों की जांच कौन करेगी? अपनी न्यायपालिका। अगर ये नियम या कानून किसी भी व्यक्ति के या जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, बाद में जानेंगे हम मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन करते हैं तो ये नियम रद्द हो जाएगा। कौन करेगा? अपना न्यायपालिका। आए समझ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधायिका, विधायिका कितने स्तर पर हो सकती है? विधायिका 2 स्तर पर हो सकती है। कौन कौन से? अपना केंद्र और राज्य। केंद्र में क्या होती है अपनी? बताओ किसी को अगर पता है तो। केंद्र में अपनी होती है संसद।
ठीक है। और यहां पर क्या होती है अपने विधानमंडल। संसद अपना आर्टिकल 79 और विधानमंडल अपना आर्टिकल 168 में आती है। आए समझ में? ठीक है। जिसमें संसद के कौन पार्ट होते हैं अपने? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा अपना आर्टिकल 81 और राज्यसभा आर्टिकल 80। आए समझ? हाँ जी। विधानमंडल में विधान परिषद, और विधानसभा। विधानमंडल में अपना विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद का आर्टिकल है अपना 169 और विधानसभा है अपना आर्टिकल 170। ठीक है। हम धीरे धीरे इन पे विचार विमर्श करेंगे, अच्छी तरीके से अपना टॉपिक पढ़ेंगे कि लोकसभा क्या है, लोकसभा में सीटें कितनी है, जैसे अपने 2 एंग्लो इंडियंस थे उनकी सीटें क्यों हटाई गई, किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाई गई, ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है जी। दूसरा अपना कार्यपालिका। कार्यपालिका भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक केंद्र में होती है और एक राज्य में। केंद्र में कौन होता है अपना? केंद्र में होते हैं अपने राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सहमति से ही तो कोई भी नियम कानून बनता है, जो अपने आर्टिकल 152। फिर कौन होते हैं अपने? प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75 के क्लोज 1 में। फिर इसके बाद में कौन होते हैं अपने? मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 174। ठीक है। जबकि राज्यों में राज्यपाल, वन 163 मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्रिपरिषद। राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये अपनी कार्यपालिका के पार्ट होते हैं। जैसे अपना मुख्यमंत्री अपना आर्टिकल 164 और राज्य मंत्री अपना आर्टिकल 165। आए समझ में? हाँ जी, सॉरी 163, आर्टिकल 163। आए समझ में? हाँ जी। उसके बाद है अपना न्यायपालिका। हमारे यहाँ पर मैंने आपको बताया था न्यायपालिका किस प्रकार की है। न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आया? आपको बताया था कि सर्वोपरि कौन है अपना? सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद अपना हाई कोर्ट, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट सॉरी सुप्रीम कोर्ट अपने आर्टिकल 124 में आता है, जबकि हाई कोर्ट अपने आर्टिकल 214 में आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर्टिकल 233। आए समझ में? ये कैसी स्ट्रक्चर है? पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर या वर्टिकल। आए समझ में? जबकि सरकार के अंग किस प्रकार के हैं? क्षैतिज प्रकार के हैं। आए समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपना। राज्य व्यवस्था के अंग। राज्य व्यवस्था के अंग कितने प्रकार के होते हैं? राज्य व्यवस्था के अंग
सबसे पहले बताओ राजव्यवस्था क्या होती है। मैंने आपको बताया था राजव्यवस्था क्या है। राजव्यवस्था नियमों, कानूनों या संविधान को लागू करने की व्यवस्था को राजव्यवस्था कहती है। अच्छा, राजव्यवस्था के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। ठीक है जी। भाई नियम कानून कहाँ पर लागू होंगे? जहाँ पर कोई भी जनसंख्या रहती होगी। आए समझ में? जनसंख्या रहती होगी। दूसरा क्या है? भाई उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? टेरिटरी होगी, यानी क्षेत्र होगा, क्षेत्र होगा कोई भी। तीसरा क्या है? वो अपने आप में अपने आंतरिक और बाह्य डिसीजन लेने में स्वतंत्र हो, यानी संप्रभु हो। संप्रभु हो, और वहां पर क्या हो? अपनी एक सरकार हो। जब तो हमारी कहीं ना कहीं राजव्यवस्था क्या होगी? इम्प्लीमेंट होगी। अगर वहां पर जनसंख्या नहीं निवास करती, क्या हम कोई भी नियम कानून लागू कर देंगे? नहीं। उसका कुछ ना कुछ क्षेत्र अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ऐसे थोड़ी ना भाई, ऐसे थोड़ी ना हम कर सकते कि जैसे हमने इंडिया के लिए कानून बनाया वो पाकिस्तान भी फॉलो करे। नहीं, क्योंकि इनका क्षेत्र अधिकार अलग अलग बांटा गया है। संप्रभु, संप्रभु का आशय क्या है? संप्रभु बताता है कोई भी क्षेत्र या कोई भी देश अपने आप में आंतरिक और बाह्य डिसीजन लेने में स्वतंत्र हो। संप्रभु का विचार किसने दिया था? संप्रभु का विचार ग्रेनविल ओस्टिंग ने दिया था। ग्रेनविल ओस्टिंग। आए समझ में? ठीक है। उसके बाद है राजनीति संप्रभुता की अवधारणा किसने दी? राजनीति रूसों ने दी। आए समझ में आपकी? पता लगा आपको संप्रभुता का क्या मतलब है? संप्रभुता का आशय यह है कि कोई भी क्षेत्र या कोई भी देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में डिसीजन लेने में स्वतंत्र हो, उसे क्या बोलते हैं हम? संप्रभु। आए समझ में? अपने आप में कैपेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आज हमारा नया टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है भारत का जो संवैधानिक विकास है वो कब से कब तक चला? ठीक है, कोई नहीं, हम देखते हैं। टॉपिक है हमारा भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास होता है अपने स्टार्ट सन 1600 से लेकर 1947 तक, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अंग्रेजों से ने शासन किया था, जिसमें सन 1600 से लेकर 1857 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है जी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया था। उसके बाद सन 1858 से लेकर 1947 तक भारत पर किसने शासन किया था? क्राउन ने, यानी सीधा ब्रिटेन की महारानी ने शासन किया था। आए समझ में? ठीक है जी, हम देखते हैं धीरे, मतलब पढ़ते अपना स्टेप बाय स्टेप। सर्वप्रथम भारत में आने वाले अंग्रेज कौन थे? भारत में प्रथम आने वाले अंग्रेज फर्स्ट थे अपने स्टीफन थॉमस। फर्स्ट थे अपने स्टीफन थॉमस रो तो सन 1615 में आए थे। फर्स्ट थे अपने स्टीफन थॉमस और सेकंड थे अपने रोल फिंच।
ठीक है जी। ये सबसे पहले भारत में आए थे। रॉल्फ फिंच का काम था ये व्यापार करना चाहते थे, सबसे उद्देश्य था अंग्रेजों का, ये व्यापार करना चाहते थे। देखो कैसे करना चाहते थे, एक बार हम मैप बना लेते हैं। मैप इतना साफ नहीं है लेकिन फिर भी हमें समझने के लिए काफ़ी है। ये अपना क्या है, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज में एक द्वीप है, उसका नाम है मसूलुक द्वीप। ठीक है जी। यहां पर क्या था, यहां पर सबसे ज्यादा काली मिर्च का उत्पादन होता है। आए समझ में। यहां पर मलुकु द्वीप, मलुकु द्वीप, यहां पर सबसे ज्यादा काली मिर्च का उत्पादन होता था, जिससे एशियाई क्षेत्रों को, एशियाई देशों को क्या होता, बहुत प्रॉफिट हो रहा था, जिसके कारण अंग्रेज क्या हुए, अपना घूमते घूमते यहाँ पर पहुंच गए ईस्ट क्षेत्रों में। ये क्या था, अंग्रेजों की तरफ से ईस्ट क्षेत्र था। तो यहाँ पर उन्होंने देखा तो यहाँ पर क्या अपना काली मिर्च का बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, जिससे यहाँ पर व्यापारियों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पुर्तगाली अपना व्यापार कर रहे थे, जिसके कारण इनके यहाँ पर तो इनका यहाँ पर व्यापार करने की समस्या तो बनी नहीं, जिसके कारण ये वापस होते होते भारत जा पहुंचे। भारत में इन्होंने देखा यहाँ पर उस समय मुगल कानून चला रहे थे, या मुगल अपना यहाँ पर शासक थे, और यहाँ पर ही कुछ क्षेत्र अपना स्वयं का शासन कर, यानी देसी रियासतें थी, देसी रियासतें। आए समझ में। और यहाँ पर ही पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पर हम व्यापार कर सकते हैं, यानी हमारे व्यापार करने का यहाँ पर चांस बढ़ सकता है, जिसके कारण इन्होंने ये क्षेत्र तो छोड़ दिया और यहाँ पर आने लगे, कहाँ से, भारत में व्यापार करने के लिए। आए समझ में। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ, सन 1600 में एक चार्टर एक्ट आया, जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने सन 1600 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड में एक एक्ट पास किया, जिसमें एक एडवेंचर नामक दल बनाया, जिसमें मर्चेंट ऑफ एडवेंचर 31 दिसंबर में सन 1600 में इंग्लैंड में एक बिल पास किया, या अपना एक एक्ट पास किया, जिसमें एडवेंचर दल बनाया। ठीक है जी। एडवेंचर दल, ये एडवेंचर दल क्या था अपना, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर दल, ये अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम था। आए समझ में। ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम था, जो 1833 में इसका ईस्ट इंडिया कंपनी नाम पड़ा था, जिसमें ब्रिटिश कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिल गया था 15 वर्षों के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार मिल गया था। क्या, एकाधिकार। केवल ब्रिटेन से एक ही कंपनी ईस्ट क्षेत्रों में क्या करेगी, व्यापार करेगी, और वहां से क्या करेगी, अपना
सामान को खरीदकर कंपनी ईस्ट इंग्लैंड भेजेगी और इंग्लैंड में अनेक अन्य व्यापारी खरीदेंगे और उसको क्या करेंगे, डाइवर्ट्स करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, केवल ईस्ट इंडिया को ही एक अधिकार मिला था व्यापार करने का ईस्ट क्षेत्रों में। आया समझ में? ठीक है, दल बनाया जिसको पूर्वी देशों में व्यापार करने का एक अधिकार मिला। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, एक बार और देख लेते हैं। मर्चेंट एडवेंचर ऑफ दल, इसमें सदस्य कितने थे? सदस्य थे इसमें 217 सदस्य। आए समझ? और यहां पर एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और अन्य सदस्य 24 बनाए गए, जिनका चुनाव प्रत्येक वर्ष के बाद होगा। ठीक है जी। इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे मेयर। आए समझ में? ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो ये अन्य सदस्य थे इन्हें बोला गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। निर्देशक सदस्य। आए समझ में? ठीक है। उसके बाद सन 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की हो जाती है मृत्यु। उसके बाद फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वहां का राजा जेम्स फोर्थ बना। अभी तक कंपनी को क्या था, व्यापार करने का एक अधिकार तो मिल गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि व्यापार कहां पर करना है। जिसमें इन सदस्यों ने जेम्स फोर्थ पर दबाव बनाया, जिसके कारण सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को फारसी और उर्दू भाषा का पहले तो ज्ञान कराया गया, उसके बाद भारत भेजा गया। ठीक है, कि तुम जाओ और वहां के राजा, उस समय यहां पर कौन गवर्नर थे? 1556 से लेकर सन 1605 तक तो अकबर थे। अकबर का शासनकाल था। उसके बाद जहांगीर आया, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता था, यहाँ पर इंग्लैंड में किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर अकबर मर गया और उसके बाद में जहांगीर आ गया सत्ता में। अभी तक पता था कि अकबर ही शासन कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जेम्स फोर्थ ने एक फरमान जारी किया जो अकबर के नाम का लेटर बना हुआ था, जिसमें कैप्टन विलियम हॉकिंस को भारत में भेज दिया, जो ये पहुंचा अपने सन 1608 में अपने हेक्टर जहाज के द्वारा पहुंचा, भारत में पहुंचा। आए समझ में? जो अपना सन 1600 में कहाँ पहुंचा? अपना भारत में किस जगह पहुंचा था? अपना गुजरात के सूरत में। और यहाँ पर कौन कर रहे थे अपना व्यापार? पुर्तगाली। तो इसको किसने पकड़ लिया? पुर्तगालियों ने इसे लूटा, क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट लेकर आ रहा था अकबर के नाम के, और फरमान लेकर आया था, गिफ्ट लेकर आया था, काफ़ी अच्छी मदिरा लेकर आया था, क्योंकि इनको पता था कि मुगलों को क्या है, अपना मदिरा पीने का शौक है।
तो जिसके कारण इसको पुर्तगालियों ने पकड़ लिया, 1 साल तक इसको बंदी बनाए रखा। सन 1609 में इसे कहाँ भेज दिया? अपना आगरा, क्योंकि उस समय मुगलों की राजधानी क्या हुआ करती थी? अपनी आगरा। आगरा में भेज दिया इसको। आगरा में जहांगीर से जाकर मिला, जहांगीर से। और जो इसने पत्र लिया हुआ था अकबर के नाम का, वहाँ इसने जहांगीर का नाम पढ़कर सुना दिया। आए समझ में? और बहुत सारी मदिराएं क्या भेंट कर दी, जिसके कारण जहांगीर इससे बहुत प्रसन्न हुआ और अपने दरबार में इसे एक मनसब बना दिया, यानी 100 मनसब का एक हकदार बना दिया और इसको बहुत ही सम्मान दिया गया। परंतु ये सम्मान पाने थोड़ी ना गया था, ये गया था अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए या व्यापार की मंजूरी लेने के लिए। लेकिन जब ये जहांगीर से बात करता, जहांगीर इसको क्या है? धमका देता था, जिसके कारण इसको व्यापार करने के लिए इसको व्यापार की मंजूरी नहीं मिली, जिसके कारण ये बहुत ही हताश हो गया। और जब ये भारत से गया, ऐसा माना जाता है कि भारत से जाता जाता ही मर गया था, इतना हताश हुआ था। जैसे ही ब्रिटेन में पता लगी कि भाई अपने कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, उनको क्या सक्सेस नहीं मिली, उसके बाद यहाँ पर थे अपने थॉमस रो ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक आकलन लगाया कि भारत में पुर्तगालियों का व्यापार क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, या अपना पुर्तगाल बहुत ही शक्तिशाली है, जिसके कारण मुगल अपना शांति से बैठे हुए, क्योंकि अगर उन पे कोई भी भाई आक्रमण होगा तो क्या पुर्तगाली उनका साथ देंगे। जिसमें सन 1612 में सन 1612 में सलाबी वार का युद्ध हुआ। सवाली का युद्ध हुआ, जो किस किस के बीच हुआ था? अपना अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच। जिसमें अंग्रेजों की तरफ से मडल्टन क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। जिसमें पुर्तगाली हार गए थे और अपना अंग्रेजों की जीत हुई, जिसके कारण मुगलों को पता लगा कि हाँ, अंग्रेज भी काफी कैपेबल है। जिसमें पता लगा अंग्रेज भी कैपेबल है, अगर कोई भी भाई आक्रमण होता है तो अंग्रेज भी हमें क्या है? उस आक्रमण से बचा सकते हैं। जिसके कारण अंग्रेजों को सन 1615 में, क्योंकि सन 1615 में कौन आए थे हमारे यहाँ पर? थॉमस रो भारत आए और उनको स्थायी फैक्ट्री लगाने का अनुमति मिल गई, जो कहाँ लगाई थी? अपनी सूरत में। यहाँ पर मैं एक पॉइंट बताना भूल गया, जब अपना सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे और वे सक्सेस नहीं हो पाए थे, उसके बाद अंग्रेजों को आना जाना लगा रहा, जिसमें अपने गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाने का अनुमति दे दी थी, जिसमें सन 1611 में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई। आंध्र प्रदेश में लगाई थी। उसके बाद अपनी इन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाई। आए समझ में? हाँ जी। और ये स्वीकृति किससे मिलती है? अपने जहांगीर से। स्वीकृति किससे मिलती है? जहांगीर से। जहांगीर ने फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी थॉमस रो को, जिसके कारण इन्होंने स्थायी फैक्ट्री लगाई थी अपने सूरत में। आए समझ में? उसके आगे बढ़ते अपना लेकिन उस समय यहां पर क्या था? अपना बंगाल। यहां पर क्या? अपना आंध्र प्रदेश में इन्होंने अस्थायी फैक्ट्री लगाई थी। गुजरात में क्या है? अपना सूरत में इन्होंने क्या लगाई थी? स्थायी फैक्ट्री। लेकिन उस समय
जो बंगाल का एरिया था उस समय बहुत ही पॉपुलर था, यानी एशिया का 1/4, एशिया का 1/4 प्रोड्यूस कर रहा था, जिसमें अंग्रेजों की निगाह यहाँ ना होकर कहाँ थी, बंगाल पर। लेकिन उस समय अंग्रेज बंगाल को 2% का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के गवर्नर को या अपने बंगाल के नवाब को 2% का टैक्स दे रही थी। आए समझ में। उसके बाद शाइस्ता खां, औरंगजेब का मामा शाइस्ता खां, शाइस्ता खां बंगाल का नवाब बना। शाइस्ता खां ने इस कर को बढ़ाकर 2% से 3.5% कर दिया। लेकिन उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अपने अध्यक्ष बनाए गए थे अपने जोसिया चाइल्ड को। उसने ये कर देने से मना कर दिया था कि हम तुम्हें इतना टैक्स नहीं देंगे, जिसके कारण यहाँ पर शाइस्ता खां ने औरंगजेब को बताया। तो औरंगजेब ने इनका व्यापार को प्रतिबंध कर दिया। यह प्रतिबंध सन 1707 तक चला रहा, जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई। आया समझ में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार 1707 तक बंद कर दिया था पूर्ण रूप से। किसके कारण? जोसिया चाइल्ड के कारण, क्योंकि इसने शाइस्ता खान को यह कर देने से मना कर दिया था, जिसमें ये दोबारा अपना व्यापार को स्टार्ट करते हैं सन 1717 में। उसके आगे बढ़ते हैं। सन 1717 में फर्रुखशियार भारत का मुगल बादशाह बना। सन 1617 में फर्रुखशियार ने अंग्रेजों को फरमान दिया आए समझ में। अंग्रेजों को फरमान या दस्तक दी, फरमान या दस्तक, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड, यानी बिना कर के तुम बंगाल और बिहार और उड़ीसा में व्यापार कर सकते हो। क्योंकि फर्रुखशियार को एक बीमारी थी जिसके कारण वो अच्छी तरीके से नहीं बैठ सकता था, जिसमें अंग्रेजों को पता चला और अंग्रेजों ने इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस किया, इसके बारे में जाना। और जब जाना तो उसके बीमारी के लिए जॉन सेरेमन ने अपने साथ एक डॉक्टर लाए, हैमिल्टन, जो अपने अध्यक्ष थे, शिष्टमंडल के अध्यक्ष थे जॉन सेरेमन। और अपने साथ एक डॉक्टर लाए थे, हैमिल्टन। ठीक है जी। हैमिल्टन ने फर्रुखशियार की बीमारी को अच्छी तरीके से ठीक कर दिया था, जिसके बाद फर्रुखशियार इनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने एक दस्तक फरमान यानी जारी कर दिया, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की फ्री ट्रेड करने की अनुमति दे दी थी। आए समझ में। और इसने, ऐसा कहा जाता है कि इसने अपने जो उंगली में पहनने करते थे ना सोने चांदी, वो सब कुछ हैमिल्टन को दे दिया था, इतना प्रभावित हुआ था इनसे। तो जिस कारण इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अपनी दीवानी या अपना फ्री ट्रेड करने की किन्हें दे दी? ब्रिटिश इंडिया को। तो इसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होगी मुगलों की, और इनकी आर्थिक स्थिति बढ़ गई अंग्रेजों की, जिसके कारण अंग्रेज बहुत ही प्रभावशाली होते चले गए और इनकी आर्थिक स्थिति कम होती चली गई, या इनका प्रभाव क्षेत्र कम होता चला गया। आए समझ में। जिसके कारण अंग्रेजों ने
मुगलों को रिवेन्यू देना कर दिया बंद और अपने आप ही क्या है टैक्स कलेक्ट करने लगे, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से इतने प्रभावित हुए, सॉरी इतने कट्टर हुए, मतलब इतने वे हुए खिलाफ, जिसके कारण इन्होंने 146 अंग्रेज एक काल कोठरी में बंद कर दिए 20 जून सन 1757 में। एक कोठरी में बंद कर दिए जो अगले दिन खोली गई, जिसमें केवल 23 अंग्रेज जीवित बचे, जिसमें अंग्रेजों में आक्रोश फैल गया और यहीं पर अपना एक प्लासी का युद्ध हुआ, और इसी के चलते यहां पर प्लासी का युद्ध हुआ। तेईस जून सन 1757 को, जो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। जिसमें अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर सेनापति मीर जाफर वो अंग्रेजों के साथ मिल गया था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने उसे लालच दे दिया था कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें बंगाल का नवाब घोषित कर दूंगा। तो जिस कारण मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया और सिराजुद्दौला को हरा दिया और अंग्रेजों की जीत हुई। आया समझ में? जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर सन 1764 को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर सन 1764 को, जिसमें भारत के नवाब शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और अपना बंगाल के नवाब, समझ में आया? जिसमें अपना भारत के नवाब कौन थे? शाह आलम द्वितीय, और अवध के नवाब थे अपना शुजाउद्दौला। ठीक है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला। और बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। मीर जाफर के बाद आए थे मीर कासिम, बंगाल के नवाब बने थे। जिसमें इनका मानना था कि अगर अंग्रेज को भगाना है तो हम अभी भगा सकते हैं, नहीं तो हम कभी भी अंग्रेजों को नहीं भगा सकते। जिसके कारण बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर सन 1764 में हुआ था अंग्रेजों को भगाने के लिए। लेकिन इसमें रॉबर्ट क्लाइव, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और ये तीनों के तीनों हार गए। जिसमें अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे। अपनी सेना का, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और ये सारे हार गए। उसके बाद सन 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि जो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई और शुजाउद्दौला के बीच हुई। जिसमें शुजाउद्दौला पर तो इस युद्ध में जितनी भी पूंजी लगी थी, जो भी नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई करने के लिए एलिगेशन लगे थे शुजाउद्दौला पर। और शाह आलम द्वितीय ने यहां पर अंग्रेजों को एक दीवानी प्राप्त की, दीवानी प्रदान की। दीवानी दी अंग्रेजों, किसने?
शाह आलम द्वितीय ने। दीवानी का मतलब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो भी रिवेन्यू कलेक्ट होगा वो सारा कौन करेगा? अपना अंग्रेज करेंगे। और वो सारा का सारा टैक्स कौन रखेंगे? अपना अंग्रेज रखेंगे। अच्छा भैया, अभी तो आपने कहा था कि फर्रुख शाह ने एक दस्तक जारी किया था जिसमें क्या था? अपना बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्या करेंगे भाई? फ्री टैक्स रहेंगे। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो भी व्यापार करेगी वो क्या करेगी? फ्री टैक्स, यानी उसका कोई भी टैक्स नहीं देगी। जबकि शाह आलम द्वितीय ने एक दीवानी प्रदान की। दीवानी का मतलब है टैक्स कलेक्ट करने की एक प्रथा, यानी जो भी टैक्स यहाँ से जो भी रिवेन्यू इलेक्ट होगा वो सारा का सारा कौन करेंगे? अपना अंग्रेज। और वो सारा ही कौन रखेंगे? अपना अंग्रेज रखेंगे। आए समझ में? हाँ जी। जिसके कारण जिसमें बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया, जिसने द्वैध शासन की प्रथा चलाया, द्वैध शासन लागू किया। ठीक है जी, जिसने द्वैध शासन भारत में लागू किया या अपना बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, जिसको बंगाल की लूट कहा जाता है। जिसको बंगाल की लूट कहा जाता है, जिसमें सन 1772 में एक जिसमें सन 1772 में बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। ठीक है जी, जिसमें बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बना, जिसने सबसे पहले द्वैध शासन को निरस्त किया। द्वैध शासन को खत्म किया। आए समझ में? द्वैध शासन क्या था? द्वैध शासन था जो भी राजस्व इलेक्ट होगा, जो भी राजस्व इकट्ठा होगा वो किस पे जाएगा? अंग्रेजों पर। और जो वहां की सरकार जो वहां पर जनता के हितों के लिए काम करेगा वो कौन करेगा? वहां का नवाब। आया समझ में? भाई नवाब भी तो किसी भी अपने जनता या अपने राज्य अपने क्षेत्र के लिए डेवलप तभी तो कर सकता है जब उसके पास क्या होगा? राजस्व। लेकिन राजस्व इलेक्ट कौन कर रहे थे? अपना अंग्रेज। उसके पास तो कुछ भी नहीं था, वो अपनी जनता के लिए क्या कर सकता था? इसीलिए यहाँ की जनता में क्या फैल गया? आक्रोश फैल गया, जिसमें बंगाल का गवर्नर सन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बना था, जिसने द्वैध शासन को खत्म कर दिया था। आया समझ में? तो अगर ऐसा पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था या प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। आए समझ में? ठीक है जी। उसके बाद है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट हो गए या अपना कोई भी कानून हो गया, ये कौन बना के दे रहा था? ये बना के दे रहे थे अपने ब्रिटेन या अपना इंग्लैंड से बनकर आ रहे थे, जो वहाँ की संसद बनाकर दे रही थी, ताकि यहाँ पर जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य है, ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भी यहाँ पर क्या कर रही है व्यापार, वो कोई भी घोटाला ना करे। ठीक है, और यहाँ की जनता को ज़्यादा परेशान ना करे। सबसे मेन काम था कि घोटाला कुछ भी ना करे, जिससे
यहाँ की जनता में आक्रोश फैल जाए और इनका व्यापार फिर दोबारा से निरस्त ना हो जाए या बंद ना हो जाए। आए समझ में? ठीक है। जिसमें ब्रिटिश पीएम नॉर्थ ने एक गुप्त समिति बनाई। ये गुप्त समिति क्यों बनाई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों पे निगरानी रखने के लिए एक गुप्त समिति बनाई। ऐसा में जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर निगरानी रखेगी। दूसरा पॉइंट है बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा का गवर्नर जनरल होगा। आया समझ में? जिसमें मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को एक साथ कर दिया गया। जिसमें मुंबई और मद्रास को गवर्नर के अधीन कर दिया गया। जिसके कारण केंद्रीकृत सरकार का गठन किया गया। अब केंद्रीकरण क्या है? केंद्रीकृत सरकार का गठन किया गया। मैंने आपको बता दिया था कि केंद्रीकरण क्या है। शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया और विकेंद्रीकरण किया गया। ये आप सभी को पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। उस समय ब्रिटिश के पीएम कौन थे? नॉर्थ। आए समझ में? ठीक है जी। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य जोड़े गए। आए समझ में? गवर्नर जनरल प्लस 4 अन्य सदस्य बनाए गए। जिसमें गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार मिला। आया समझ में? भाई अगर गवर्नर जनरल कुछ भी नियम कानून बनाएगा या उस अपने क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करेगा तो वे किस सदस्य के द्वारा भी इम्प्लीमेंट किए जाएंगे? 4 सदस्य के द्वारा। अगर वो बराबर हो रही है तो उसमें गवर्नर जनरल को निर्णायक वोट देने का अधिकार मिल गया। आया समझ में? जिसमें डिसीजन बहुमत के आधार पर होगा। जिसके कारण यहां पर कार्यपालिका का उद्गम हुआ। कार्यपालिका का उदय हुआ। आया समझ में? अभी हमने पढ़ा था कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका का अगर मैं कोई पूछ ले कि कार्यपालिका का उदय कहां से हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा
कार्यपालिका का उदय हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो भी निर्णायक मत होंगे या अपने जो भी कुछ डिसीजन लिए जाएंगे वो किस प्रकार लिए जाएंगे, बहुमत के आधार पर। आए समझ में? ठीक है। उसके बाद सन 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया। एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया जो क्या करेगा, जो वहां पर जनता को होने वाले कष्टों से सुनवाई देगा, जिसका फैसला मान्य होगा, जिसमें अध्यक्ष थे। और यदि कोई सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं मानेगा तो उसे पनिशेबल किया जाएगा। यदि कोई सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति के निर्णय को अच्छी तरीके से नहीं दे सकता था, उस समय इस मामले को हम कहाँ ले जा सकते? प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल कहाँ थी? पर ब्रिटेन में काउंसिल। लेकिन वर्तमान में अब भारत में सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में। क्या अगर ये हमारा निर्णय अच्छी तरीके से नहीं दे पाया, क्या इससे भी ऊपर कोई न्यायालय? नहीं, ये क्या है? हमारा सर्वोपरि न्यायालय है। इसका डिसीजन जो भी है वो लागू होगा ही होगा। आए समझ में? और वो मान्य होगा। इसके अध्यक्ष थे, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष थे एलिजा इम्पे। और अन्य सदस्य थे 3, हाइड, लेमिस्टर और चैम्बर। आए समझ में? अन्य सदस्य कितने थे? 3, हाइड, चैम्बर्स और लेमिस्टर। उसके बाद इसमें कुछ त्रुटि रह गई थी, क्योंकि इसमें गवर्नर जनरल न्यायपालिका के साथ या सुप्रीम कोर्ट के साथ हस्तक्षेप कर सकता था, जिसके कारण 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम आया या एक्ट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या जिसमें न्यायपालिका एवं गवर्नर जनरल को अलग अलग किया गया, यानी कि शक्तियों को अलग अलग किया गया। आए समझ में? ठीक है। जिसमें एक त्रुटि रह गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट के साथ हस्तक्षेप कर सकता था, जिसके कारण 1781 में एक संशोधनात्मक अधिनियम आया, जिसमें गवर्नर जनरल के कार्यों में जो भी कोई गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिसके कारण यहाँ पर न्यायपालिका का पृथक्करण का उद्गम हुआ। आए समझ में? ठीक है। इसके बाद है अपना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो पढ़ेंगे हम कल। साथियों, कल की वीडियो में हमने एक संसदात्मक और अध्यक्षात्मक पढ़ा था। ठीक है। संसदात्मक क्या था? संसदात्मक था जिसमें राज्य और प्रशासन का प्रमुख अलग हो। एग्जाम्पल मैंने दिया था इसमें भारत के साथ साथ मैंने इसमें दे दिया था अपना अमेरिका, जो कि इसका एग्जाम्पल नहीं है। अमेरिका है अध्यक्षात्मक का एग्जाम्पल, जबकि ब्रिटेन है अपना संसदात्मक का एग्जाम्पल। क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो सीधा चुना जाता है अपना जनता के द्वारा, आया समझ में? जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है,
जबकि संसदात्मक प्रणाली में जो अपना राष्ट्रपति चुना जाता है वो चुना जाता है अपना विधायिका के द्वारा। बस केवल यही अंतर था, संसदात्मक में अमेरिका नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। ठीक है साथियों, आज हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं। कल पढ़ेंगे हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद साथियों।